आप सभी का स्वागत है साथियों एजुकेशन ऑफ बाय संजय लोधा में। तो साथियों, जैसे कि हमने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 की जो सीरीज़ चला रखी है, उस सीरीज़ के अंदर हमने इससे पहले भूगोल और हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो आज हम सोल्व करेंगे इतिहास के 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ पर मैंने सभ्यता और राजवंश से क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। तो हम सोल्व करेंगे आज के क्वेश्चंस। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा से संबंधित है? 2500 से 1500, 6000 से 4500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व, या 2500 से 1500 ईसा पूर्व। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका समय काल या उसका समृद्धिकाल कितना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2500 से 1500। साथियों, इसका जो करेक्ट और एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 2350, सॉरी, वो है 2350 से 2750 ईस्वी पूर्व। ये इसका जो है करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया। ऑप्शन में 2500 से 1500 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये यहाँ पे कोट भी दिए हुए हैं, यानी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कालीबंगा के बारे में कौन सा कथन है। अपने पहले कथन दे रखे हैं, वो उसके बाद इसके कोट देंगे। तो कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दोनों दीवार कच्ची मिट्टी और ईंटों की दीवारें हैं। तो इनमें हमें सही उत्तर चुनना है साथियों कि पहला ए सत्य है, केवल बी सत्य है, कि ना तो ए ना बी सत्य है, या दोनों असत्य है। तो देखिए, कालीबंगा जो सभ्यता थी उसके जो नगर था और जो उसके घर थे, मतलब कि जो नगर और किला जो था, दुर्ग जो था, उसके दोनों ओर साथियों दोहरी प्राचीर थी। तो ये जो पहला कथन है ये भी सत्य है। और जो दीवारें थी उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, यानी कि ये भी सत्य। मतलब कच्ची ईंटों का मतलब ये नहीं है कि वो मिट्टी से बनी हुई ईंटें थी। कच्ची ईंटों का मतलब है कि जैसे कि जो ईंटें हम आजकल यूज़ करते हैं, मतलब धूप में पका कर, वो ईंटें, तो उनका भी प्रयोग हुआ था और उनके दोहरी प्राचीर भी थी। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगा सभ्यता को सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने, जेम्स टोड ने, के.यू.आर. कैनेडी ने, या एल.बी. टोल्स्टॉय ने। तो देखिए साथियों, जो कालीबंगा सभ्यता थी उसको सिंध प्रदेश की तीसरी राजधानी कहा था, वो कहा था दशरथ शर्मा ने। बात करें अगर एल.बी. टोल्स्टॉय की, तो एल.बी. टोल्स्टॉय ने सबसे पहले कालीबंगा जो सभ्यता थी उसकी जानकारी दी थी साथियों। एल.बी. टोल्स्टॉय ने उसकी जानकारी दी थी। फिर बाद में जाकर 1952 में बाद में जाकर जो अमलानंद घोष थे उन्होंने इसकी खोज करी, और बाद में बी के थापर ने 1961 से लेकर 1969 के बीच में इसका उत्खनन किया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? अमलानंद घोष, बीबी लाल ने, बीबी लाल, बालकृष्ण थापर, और आर.सी. अग्रवाल। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया है। तो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले जानकारी तो एल.बी. टोल्स्टॉय ने दी थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ जानकारी दी थी, लेकिन जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। अब बात करें बीबी लाल और बी के थापर की, तो इन दोनों ने किया था इसका उत्खनन 1961 से 1969 तक इन्होंने इसका उत्खनन किया। और इसमें बात करें आर.सी. अग्रवाल की, तो इनका जो संबंध है वो संबंध है आहड़ से। इन्होंने आहड़ जो सभ्यता थी उसका उत्खनन कार्य किया था। इसकी चर्चा में आगे क्वेश्चन उसमें करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी संबंध नहीं रहा? यहाँ पर हमें 4 व्यक्तित्व दिए गए हैं, इनमें से हमें ऐसा व्यक्तित्व बताना है जिसका संबंध कालीबंगा से कभी नहीं रहा।
तो ऑप्शंस में देखते हैं साथियों। अम्लानंद घोष की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 1952 में इसकी खोज करी, हमने पहले 2 बार चर्चा कर ली। बी बी लाल और बी के थापर, इन ये दोनों ने इसका उत्खनन किया, तो इनका संबंध भी है। लेकिन जो के एन पुरी की बात की जाए तो के एन पुरी का संबंध साथियों कालीबंगा से न होकर इनका जो संबंध है वो है रेड सभ्यता से। रेड सभ्यता जो कि टॉक में पड़ती है, इस सभ्यता से इसका संबंध है, इन्होंने उसका उत्खनन किया था। तो जो केनपुरी है इनका संबंध कालीबंगा से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 केनपुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहा जाता था? यानी कि किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहा जाता था साथियों? ऑप्शंस में देखते हैं, कालीबंगा, आहड़, बैराट या बगौर। तो देखिए साथियों, ताम्रवती नगरी एक तरह से देखा जाए तो एक उपनाम है किसका, और वो उपनाम है आहड़ का। आहड़ जो सभ्यता थी उसके बहुत सारे उपनाम है साथियों, जैसे कि हो गया धूलकोट हो गया, धूलकोट के बाद में जैसे कि अघाटपुर हो गया, अघाटपुर के बाद में जैसे कि बनास संस्कृति, इस तरह के इसके बहुत सारे उपनाम है, जिसमें एक ताम्रवती नगरी भी इसका एक उपनाम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आहड़। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साध न था, और यहाँ से काले लाल रंग के मृदबांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमें कुछ कोड दिए हुए हैं, ए बी सी सही है, ए बी सी डी दोनों सही गलत है, तो हमें यहाँ पर इसका सही का चयन करना है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं साथियों। देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, जी हाँ ये बिल्कुल सही। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा करी थी कि जो आहड़ सभ्यता थी इसका अन्य नाम ताम्रवती नगरी था। तो सही, जाहिर सी बात है, अगर ताम्रवती नगरी इसका नाम है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तांबे के बारे में जानती थी, तो ये तांबा गलाना जानते थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, जी हाँ दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो चावल खाते थे और चावल से परिचित थे, और साथ ही साथ वो खेती में जौ प्लस चावल का भी यूज़ करते थे, तो वो लोग चावल से परिचित थे। तीसरी बात, अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें कि धातुओं का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साथ ना था, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही होगा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर काले और लाल रंग के मृदबांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन गलत है, वो है बी, बाकी जो ए सी और डी तीनों ऑप्शन सही है। कूट में अगर अपन देखें तो कूट में कह रखा है कि ए सी डी से, यहाँ जी है बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा। ये सी और डी नहीं है, ए बी भी नहीं है। बाकी देखते हैं, हाँ इसका जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टे व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान में खुदाई से मिले हैं? तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है दो मुंह वाले चूल्हे, दो मुंह वाले चूल्हे और बहुत से प्रकार के बर्तन, तो कहाँ से मिले? आहड़ से मिले, कालीबंगा से मिले, बगौर से मिले कि गणेश्वर से मिले? तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन अगर मतलब इसका आंसर पता, अगर सही से पता नहीं भी होगा तो भी इसका आप आसानी से जवाब निकाल सकते हो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन में कहा गया है दो मुंह वाले चूल्हे, तो दो मुंह वाले चूल्हे है तो इसका मतलब ये होगा कि घर में जो परिवार होगा वो है संयुक्त परिवार होगा, तभी तो चूल्हे हैं दो दो बनाए गए ताकि पूरे परिवार का भोजन एक साथ बन जाए। तो ये परिवार होगा वो होगा संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं ग्रामीण में, क्योंकि शहरों में तो एकल परिवार होते हैं। और जो ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब कि जहाँ पर गांव थे, वो थी आहड़। कालीबंगा की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता थी साथियों, नगरीय सभ्यता थी, और साथ ही साथ ये सभ्यता थी जहाँ पर मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि जो परिवार होता थे उसकी जो सत्ता होती थी वो माता के पास होती थी। और ये जो आहड़ है यह है पितृसत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर जो परिवार होता था उसकी जो सत्ता होती थी वो पिता के पास होती थी। तो इस तरह से आप इसका जवाब निकाल सकते थे कि जो चूल्हे होते हैं वो चूल्हे गाँव में होते हैं, और जो ग्रामीण सभ्यता है वो है आहड़, जो कि उदयपुर में है, आयड़ नदी के किनारे। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा गंगानगर ज़िले में है, और यह है गग्गर नदी के किनारे।
तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले के गंगानगर नदी के गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है? तो इससे पहले अभी अपन ने ऊपर चर्चा करी थी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो है घग्गर नदी के कांटे पर। आहड़ की बात की जाए तो ये आहड़ नहीं, है आयड़ है, जो कि उदयपुर जिले में है और जिसके कांटे में आहड़ सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? अभी हमने ऊपर ही चर्चा करी थी कि जो आहड़ नदी है उसके बहुत सारे उपनाम होते हैं, जैसे कि आघाटपुर हो गया, धूलकोट हो गया, ये बहुत सारे इसके उपनाम हैं जिसमें इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है आहड़ संस्कृति, उसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? साथियों बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 1437, 1517, 1443, 1428। तो देखिए साथियों, जो सारंगपुर का युद्ध था साथियों, ये युद्ध लड़ा गया था 1437 ईस्वी में, और ये युद्ध लड़ा गया था कुंभा के मध्य, खिलजी के मध्य। यानी कि साथियों इसमें हम बात करें तो ये जो युद्ध लड़ा गया था सारंगपुर का युद्ध, इस युद्ध में 1437 में ये लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। तो ये इस युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जब कुंभा की विजय हुई थी, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। तो इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, विजय स्तंभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1437 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? लाखा ने, उदा ने, बनवीर ने या विक्रमादित्य ने? तो देखिए साथियों, महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा जब अपने अंतिम समय में थे, उस टाइम पर इन्हें एक भूलने की बीमारी या कुछ इस तरह की बीमारी के से ग्रसित थे, जिस कारण से ये एक मामदेव कुंड था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उस मामदेव कुंड के किनारे, या फिर ये जो मामदेव कुंड था कुंभलगढ़ में, तो इस मामदेव कुंड के पास में वो बैठे रहते थे। तो उसी का इनके जो पुत्र थे, इनका पुत्र था उदा, जिन्होंने इनकी हत्या करके जो बन गए मेवाड़ के प्रथम पितृहंता। तो इन्होंने उसी कुंड में उनको एक जहर देकर फिर उन्होंने उस कुंड के किनारे पर इनकी हत्या कर दी, और ये बन गए मेवाड़ के प्रथम पितृहंता। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उदा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ कुंभा द्वारा जो कुछ ग्रंथ है वो दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ और रसिक प्रिया। तो देखिए साथियों, कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी थी, जिसमें संगीत राज आता है, संगीत मीमांसा आता है और रसिक प्रिया आता है, लेकिन राजवल्लभ कोई ग्रंथ नहीं है जिसकी रचना कुंभा ने करी थी। इस ग्रंथ की जो रचना है वो मंडन ने करी थी, और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के कितने भाग में विभक्त किया गया है? 5, 3, 7 या 9? देखिए साथियों, महाराणा कुंभा ने जो बहुत सारे ग्रंथों की जो रचना की थी, उनमें उनका जो सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ था वो था संगीत राज, जिसके उन्होंने 5 प्रकार बताए थे। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर उन 5 प्रकार की हम बात करें तो वो प्रकार थे, जैसे कि पहला जो प्रकार था वो था पाठ्य रस, दूसरा था नृत्य रस, और तीसरा था गीत रस, और चौथा था गीत के बाद में गीत के बाद में था वाद्य, और वाद्य के बाद में जो 5वां था वो था रस रत्न कोश। तो ये इसके 5 प्रकार थे जिसकी रचना कुंभा ने करी थी। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध,
घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध। तो देखिए साथियों, महाराणा जो सांगा थे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उन युद्धों में पानीपत का युद्ध नहीं आता है, क्योंकि जो पानीपत का युद्ध है वो हुआ था 1526 को। और ये जो युद्ध था ये लड़ाया गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। तो ये युद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब सांगा लड़े ही नहीं तो उन्होंने बाबर को कैसे हराया। घाघरा के युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था 1529 में, और ये भी सांगा सांगा ने इसमें कोई भाग नहीं लिया था, तो इसका भी ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब बात की जाए खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध। तो देखिए साथियों, खानवा का युद्ध ये बहुत प्रचलित युद्ध है, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। जो युद्ध 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च 1527 को, जिस युद्ध में परवन पता की बात की जाए तो वो शुरू हुई थी, जिसमें सांगा ने राजपुताने के बहुत से राजाओं को आमंत्रित किया था, बाबर के खिलाफ युद्ध किया। लेकिन जो बयाना का युद्ध था साथियों, ये हुआ था खानवा से पहले, यानी कि 16 फरवरी को। इस युद्ध में जो सांगा की सेना थी जिन्होंने बाबर की सेना को खदेड़ा था, मतलब इन्होंने बाबर की सेना को हराया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बयाना का युद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें बताना है असत्य कथन खातौली के युद्ध के विषय में। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया, और सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो देखिए, खातौली के युद्ध की अगर बात की जाए तो इसमें असत्य कथन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो खातौली था वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का स्मारक स्थल ये नहीं था साथियों, क्योंकि जो मारवाड़ और मेवाड़ की जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो किया गया था आवल बावल संधि के तहत। आवल बावल संधि के तहत किया गया था, जो हुई थी 1453 ईस्वी में, और ये करवाई थी हंसाबाई ने, जो कि सांगा की बुआ थी, जिन्होंने राव जोधा और सांगा के मध्य इन्होंने ये संधि करवाई थी। और इसकी जो सीमा थी साथियों वो थी सोजत पाली, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था। महमूद लोदी, हाकिम कांसूर, हसन का मेवाती या मालदेव राठौड़। तो देखिए साथियों, खानवा के युद्ध की अगर हम बात करें तो खानवा के युद्ध में महमूद लोदी की बात करें तो ये भी थे। अगर आप ये सोच रहे हो कि महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, तो जी हाँ, ये उनकी तरफ से था, लेकिन ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ा था, तो ये भी थे। मालदेव राठौड़ की बात की जाए तो ये भी थे। अब आपको कन्फ्यूजन होगा हकीम कासूर या हसन का मेवाती कि भाई ये दोनों नाम सेम सेम लगते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा है। सांगा की तरफ से युद्ध किया था वो किया था हकीम का सुर ने, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये हसन का मेवाती की बात की जाए तो ये महाराणा प्रताप के समय लड़े थे। महाराणा प्रताप के समय इन्होंने अकबर के विरुद्ध लड़ाई करी थी, और ये जो हकीम का सुर थे इन्होंने युद्ध किया था खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी, गेटौर, मांडल या बारडोली। तो देखिए साथियों, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो स्थित है बारडोली उदयपुर में, और जो है 8 खंभों की छतरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। यानी कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम आक्रमण था वो किसने किया था। टोडरमल ने, अब्दुल रहीम खान खाना, शहबाज खां या जगन्नाथ कछवा। तो देखिए साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जगन्नाथ ने। अगर आप इसमें टोडरमल सोच रहे हो तो टोडरमल जो थे वो शिष्टमंडल भेजे थे, उसके अंतिम शिष्टमंडल था, यानी कि जो संधि प्रस्ताव था कि भाई महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, उसके बारे में जो अंतिम प्रस्ताव था वो टोडरमल ने भेजा था। इसका अगर अपन चारों शिष्टमंडल की बात करें तो जो पहला शिष्टमंडल था वो जलाल खां का था, दूसरा जो शिष्टमंडल था वो मान सिंह का था, जलाल खां, मान सिंह, और उसके बाद जो तीसरा था वो था भगवंत सिंह,
भगवंत सिंह, और जो चौथा था वो थे टोडरमल का। तो ये तो थे अंतिम शिष्टमंडल के, और ये थे अंतिम सैन्य अभियान। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना करी, राम साधु, चक्रपाणी मिश्र, माला साधु या ताराचंद। तो देखिए साथ, जो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे जिन्होंने मुहूर्तमाला की रचना करी वो थे चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने रचना करी थी मुहूर्तमाला, और इन्होंने एक ग्रंथ की और रचना करी थी और वो था राज्याभिषेक पद्धति। इन्होंने इन दो ग्रंथों की रचना करी थी साथियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। महाराणा प्रताप ने 1885 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित करी? चावंड में, गोगुंदा में, दिवेर में या चित्तौड़ में? तो देखिए साथियों, जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे, जंगलों में रहने लगे थे। तब उसके बाद महाराणा प्रताप पर अकबर ने बहुत सारे आक्रमण किए थे। तो तब उन्होंने 1585 में अपनी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी चावंड को, जहाँ पर उन्होंने अपना शासनकाल वहीं से चालू रखा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने करी? मान सिंह ने, झालाविदा, भामाशाह या शक्ति सिंह? तो देखिए साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था उस वक्त जब महाराणा प्रताप को कुछ चोटिल हुए थे, और जब उन्होंने अपने चेतक पर बैठकर कहीं वो दूर की तरफ प्रस्थान किया था, उस टाइम पर जो उनकी सहायता थी वो सहायता करी थी, मतलब कि उनका जो चिन्ह था वो धारण किया था, वो किया था झालाविदा ने। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मान सिंह की बात करें तो मान सिंह को आप जानते हो कि जो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो इन्होंने तो सहायता नहीं करी अकबर। भामाशाह की बात की जाए तो इन्होंने जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की बहुत सारी सहायता करी थी अपनी संपत्ति देकर। और शक्ति सिंह की बात की जाए तो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे, जो कि अकबर के साथ मिल गए थे, और बाद में जब हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हुए थे तो उनको देखकर उन्होंने वो उनके साथ ही मिल गए। और जब चेतक घायल होकर गिर चुका था उस टाइम पर शक्ति सिंह ही थे जिन्होंने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया था। तो युद्ध में जो सहायता करी थी वो करी थी झालाविदा ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना करी थी? 1113, 1459, 1539 या 1526? तो इसका सही जवाब होगा 1559, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी से मुकाबला राव मालदेव ने किन दो सेनानायकों ने किया था? अलाउद्दीन ने, रणमल रतिपाल ने, गोरा बादल ने या जेता कुपा ने? तो देखिए साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध जो कि हुआ था 1544 में। तो जो 1544 में युद्ध हुआ था 1544 में, इस युद्ध में जो राव मालदेव थे इनकी तरफ से युद्ध किया था जेता और कुपा ने। बाकी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो जो अलाउद्दीन थे, ये अलाउद्दीन थे चंदेल शासक जो परमार्दी देव, इसकी तरफ से इन्होंने युद्ध किया था, और वो युद्ध किया था तुमुल का युद्ध में 1182 में। रणमल रतिपाल की अगर हम बात करें तो ये थे हमीर सिंह चौहान के सेनानायक, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर इनसे गद्दारी करी थी। गोरा बदल को तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आपने जब पद्मावत मूवी देखी होगी उस टाइम पर गोरा और बदल का खूब जिक्र होता है, जो कि रतन सिंह के टाइम पर थे। तो ये उनके टाइम पर थे। और जो सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़े थे वो लड़े थे जेता और कुपा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करी थी? तो औरंगजेब की अधीनता किसने स्वीकार करी थी जब सामूगढ़ का युद्ध में दारा की पराजय हुई थी? तो उसका सही जवाब बताइए साथियों। महाराणा जयराज सिंह थे, महाराणा जसवंत सिंह थे, रतन सिंह राठौर थे या मिर्जा राजा जय सिंह थे? तो इसका सही जवाब बताइए साथियों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा
भगवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फ़ारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निज़ामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक, साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनाम है जो कि बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है। हशमत वाला शासक किसे कहा गया? तो ऑप्शंस देखते हैं, मालदेव, रणमल, चंद्रसेन और रावजोधा। तो देखिए साथियों, हशमत वाला शासक जो कहा गया था, जो उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो जयपुर के ऐसे कौन से शासक है जिन्होंने शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक मुगलों की सेवा करी? मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह या भगवंत सिंह? तो इसका सही जवाब बताइए साथियों। और 28 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराजा मानसिंह, जिन्होंने शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक लगभग 7 राजाओं के शासनकाल में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वक्त नियुक्त किया गया था? 1587, 1588, 1589 और 1585। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा 1587। और अगर इसमें बात करें 1585 में, तो 1585 में इन्होंने काबुल की सूबेदारी इन्हें मिली थी। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसका सही जवाब है 1587। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो मानसिंह को कौन कौन सी जगह का सूबेदार नियुक्त किया गया था, देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है काबुल, बंगाल, बिहार और गुजरात। इसमें हमें इसके कोड चेंज करने देखते हैं। तो जो मान सिंह थे, जिनको काबुल की सूबेदारी मिली थी, बंगाल की भी सूबेदारी मिली थी, बिहार की भी सूबेदारी मिली थी, लेकिन साथियों उन्हें गुजरात की सूबेदारी नहीं मिली थी। गुजरात में उन्होंने अभियान जरूर किए थे, लेकिन उनकी सूबेदारी उनको नहीं मिली थी। यानी कि जो पहला दूसरा तीसरा इसके ऑप्शन राइट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 31 देखते हैं। जयपुर के शासक को जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई की उपाधि किसको दी थी सवाई जय सिंह को? ऑप्शंस देखते हैं, औरंगजेब, मुआज़म, जहांगीर या आजम को। तो देखिए साथियों, जो सवाई जय सिंह थे जिनको सवाई की उपाधि दी थी, वो दी थी औरंगजेब ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे? महाराजा भीम सिंह, गज सिंह, करणी सिंह या गंगा सिंह? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराजा गंगा सिंह, जो कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर थे। तो आज के लिए 32 क्वेश्चन है। बाकी के इसके बाद मैं एक क्लास और लेकर आऊँगा जिसमें हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। और आज हमने जो इतिहास के बारे में 32 क्वेश्चन सोल्व किए। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी सोल्व करवा रखे हैं, और उससे पहले 30 क्वेश्चन मैंने हिंदी के भी सोल्व किए हुए हैं। तो वो क्लास जाकर ज़रूर देखें। और वो क्लास आपको अगर अभी भी देखनी है तो अभी वो यहाँ पर इस जगह पर मेंशन हो रही है, यहाँ से जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज को एक क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।